ड्रामे की शुरुआत में हम यान्शी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आज मैं अपने फियांसे की धोखे की वजह से एक ऐसे इंसान से शादी कर ली हूँ जो कि एक बहुत ही अमीर और सनकी आदमी है। और वो फैंगलिन से कहती है क्या मुझे मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिस पर फैंगलिन उससे कहता है क्यों तुम इसे डिवोर्स के लिए अपने पास रखना चाहती हो। इतना कहकर के वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कैसा इंसान हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी भर दी, पर इस भूल में भी मत रहना कि तुम इस शादी से भाग जाओगी। क्या लीचे ने तुम्हें इस तरीके से कभी किस किया है। ये सुनते ही वो सोचने लग जाती कि उसने अपने फियांसे लीचेन को जियाओ के साथ में किस करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिस पर लीचेन का यही जवाब था कि मैं और तुम्हारी कजन सिस्टर जियाओ लंबे समय से एक दूसरे के साथ में रिलेशन में है क्योंकि तुम तो पिछले 8 सालों से विदेश में थी। तभी फैंगलिन उससे कहता है क्या हुआ, तो मेरा किस करना बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या तुम मेरे साथ में कोई गेम खेलना चाहती हो, जिस पर यान्शी कहती कि ऐसी बात नहीं है, आप जो भी कुछ करेंगी वो सब कुछ मुझे एक्सेप्ट होगा। इतना कहकर के वो डर से वहाँ से जाने लगती है, जिसे देख करके फैंगलिन कहता है कि यान्शी तुमने मुझे प्रोवोक किया है तो अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। इधर यान्शी जब अपने घर पहुंचती तो वो देखती कि लीचेन ऑलरेडी उसके घर में था, जिसे देख करके यान्शी कहती कि तुम मेरे घर को अपने अय्याशी का अड्डा नहीं बना सकते हो, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। इस बात पर लीचेन भड़क जाता है और वो उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, पहले तो तुम ये सब नहीं कहती थी, मेरे अच्छे बुरे सभी चीजों की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरी हो और ये घर भी मेरा है। जिस पर यान्शी कहती कि ना तो ये घर तुम्हारा है और ना ही मैं तुम्हारी हूँ, क्योंकि इस घर को मैंने अपने पैसों से खरीदा था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा से यहाँ पर कभी भी अपने कदम रखो। तो लीचेन कहता है कि तुम कब से इतनी गिरी हुई बातें करने लग गई। तो यान्शी कहती कि मैं तो गिरी हुई बातें कर रही हूँ लेकिन तुमने तो गिरे हुए कर्म किए हैं। जब तुम मेरी आंखों के सामने मेरी कजन सिस्टर के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे थे तब तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो, और वैसे भी अब मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम निकल जाओ। जिस पर लीचेन हंसते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, इस पूरी सिटी में किसी की हिम्मत नहीं है जो कि मुझसे मेरी वुमेन को छीन ले। आखिर वो आदमी कौन है जो कि तुमसे शादी करके मरना चाहेगा। तो यान्शी कहती कि अफसोस की बात तो ये है कि मैंने ऐसे इंसान से शादी की है जो कि तुम्हें पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इतना कहकर के वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है, जिसे देख करके तो लीचेन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी क्या होती है। इतना कहकर के उसके साथ में जबरदस्ती करने जा ही रहा होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर फैंगलिन आ जाता है और लीचेन को यान्शी से दूर करता है और वो लीचेन से कहता है कि पूरी जियांगचेन सिटी में तुम्हारा एक सम्मानित नाम है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें किसी दूसरे की वाइफ के साथ में इस तरीके की बदतमीजी करनी चाहिए, और देर रात तक तुम किसी के घर में घुस करके ऐसी हरकतें कर रहे हो, अगर ये बात समाज में फैल गई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। तो लीचेन उससे कहता है कि पूरी जियांगचेन सिटी में ये बात हर कोई जानता है कि यान्शी मेरी होने वाली वाइफ है, फिर ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो गई। जिस पर फैंगलिन उससे कहता है कि दुर्भाग्य की बात तो यही है कि अब से मेरी वाइफ है और मैं आशा करता हूँ कि आगे से तुम मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश नहीं करोगे और ना ही उससे बात करने के लिए मजबूर करोगे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अब यहाँ से जाने का कष्ट करो। ये सुनकर के लीचेन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में फैंगलिन यान्शी को काफी गुस्से के साथ में वॉशरूम में लेकर के जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे शादी इसीलिए की है ना ताकि तुम मुझे लीचेन के खिलाफ यूज कर सको। ये सुनकर के यान्शी सोचने लगती कि उसने लीचेन के मुंह से ये कहते हुए सुना था कि उसके दिल में यान्शी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और वो यान्शी के माता पिता को अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार समझता है, इसीलिए वो जियाओ को उसके खिलाफ यूज कर रहा था क्योंकि वो यान्शी से नफरत करता है, ना कि उससे प्यार करता है। जहाँ यान्शी फैंगलिन से कहती कि हाँ ये बात सच है कि पूरी जियांगचेन सिटी में हर किसी को ये बात पता है कि मेरी शादी लीचेन के साथ में होने वाली थी, पर आपको भी तो ये बात पता थी, फिर आपने मुझसे शादी करने के लिए हामी क्यों भरी। जिस पर फैंग उससे कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी लड़की मेरे पास आना चाहती है मैं उसे अपने पास आने से नहीं रोकता हूँ, और मैंने तुम्हें पहले ही कॉफी शॉप पर ये बात कही थी कि मैं तुम्हें शादी से भागने नहीं दूंगा और तुम इस शादी को फेक समझ करके मेरे साथ में गेम खेलने की कोशिश भी मत करना। इतना कह करके वो उसे टच करने लगता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या लीचेन ने तुम्हें कभी छुआ है। जिस पर यान्शी कहती कि नहीं। इस बात पर होना क्या था, फैंग उसके क्लोज चला जाता है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। जिसके बाद में यान्शी सो रही होती तो फैंग उससे कहता है कि मैं शादी को पब्लिक करना चाहता हूँ, और हमें यहाँ से 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यान्शी और उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। तभी यान्शी हॉस्पिटल में एडमिट थी और फैंग उसके सामने बैठा था। तभी असिस्टेंट आकर ये कहता है कि मैंने मिस यान्शी की माता पिता की फ्यूनरल का व्यवस्था कर दिया है, पर आप पिछले 3 दिन से बिना खाए पिए मिस यान्शी के पास में बैठे हुए हैं और वो कोमा से उठने का नाम नहीं ले रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी तबीयत खराब हो जाए। तो फैंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना कहती वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो असिस्टेंट फैंग को फौरन से डॉक्टर के पास लेकर के जाता है और इसी बात का फायदा उठा करके लीचेन वहाँ पर आकर के बैठ जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में यान्शी रेडी होकर के अपने काम पर जा रही होती है। तभी फैंग उसे आकर के पीछे से पकड़ लेता है और उसे टच करते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा तो कल पहली बार था, तो क्या तुम अभी भी दर्द में हो। ये सुनकर के यान्शी कहती कि मिस्टर फैंग आप एक बहुत ही बेशर्म इंसान है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, पर फैंग उसे फिर से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम चाहो तो मेरी मदद ले सकती हो, मैं तुम्हें चल करके ड्रॉप कर सकता हूँ। इतना कह करके वो उसके करीब फिर से जाने लगता है और वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शर्मीली हो और मुझे ऐसी लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसकी बातें सुनकर के यान्शी वहाँ से भाग जाती है, जिसकी जाती हुई फोटो क्लिक करके
कि फैंग अपनी मदर को भेज देता है, जहाँ उसकी मदर उसे कॉल करके कहती कि आवारा लड़की बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अपनी आदतों से बाज आ जाओ, तुम जानते भी कि तुम्हारी इमेज पब्लिक में एक प्ले बॉय की तरह बनती जा रही है। तो फैंग कहता है कि माँ मैंने शादी कर ली है, वो मेरी वाइफ थी। ये सुनकर के वो शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। तो फैंग कहता है कि मैंने एक बार आपको एक लड़की के बारे में बताया था, ये वही लड़की है जिसका नाम यानची है। तो उसकी मदर कहती कि ठीक है तुमने शादी तो कर ली है, पर मेरी बहू को हमसे मिलवाने के लिए घर लेकर के आओ। तो फैंग कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। दूसरी तरफ यानची सेफ्टी पिल लेकर के घर जा रही होती, तभी वहाँ पर लीजिन का असिस्टेंट आकर के यानची से कहता है कि आपको बॉस ने बुलाया है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि आपको चलने की जरूरत नहीं है। तभी यानची उससे कहती कि यहाँ से चले जाओ और लीजिन से कह देना कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। ये सुनकर के असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जहाँ यानची फैंग से कहती कि आखिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो फैंग कहता है कि इसमें पीछा करने जैसा क्या है, मैं तो तुम्हें रिसीव करने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी को भी तुम्हारे आसपास भटकने नहीं देता हूँ। तो यानची कहती कि ये सब आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि देखो मैं बहुत ही अलग टाइप का इंसान हूँ, मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर यानची कहती कि मिस्टर फैंग मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो कि किसी के साथ में धोखेबाजी करूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जा रही होती, तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है और उससे कहने लग जाती है क्या बात है लीजिन की छोड़ने की देरी नहीं हुई कि तुमने एक नया मर्द ढूंढ लिया। मुझे तो तुम्हें देख करके तरस आती है क्योंकि तुम एक अनाथ हो जिसके फादर एक मर्डरर थे। ये सुनकर के तो यानची उसे गुस्से से एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि अपनी जुबान पर लगाम दो वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी कोई लगती भी हो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह यानची वही सेफ्टी पिल खाने जा रही होती, तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है जिसे देख करके वो उसे फौरन से रख देती है। पर फैंग तो फैंग था, वो उस पिल को देख लेता है और वो उससे कहता है क्या तुम मेरी बेबी को जन्म नहीं देना चाहती। तो यानची कहती कि तो फिर क्या आप बच्चा चाहते हैं। जिस पर फैंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस मेडिसिन को खाओ। इतना कह करके वो उसके क्लोज आने लगता है तो यानची पीछे हट जाती है। जिस पर फैंग उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है कि चलो चल करके ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ वो खुद अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके ले आता है और वो उसे क्रेडिट कार्ड देता है। तो यानची कहती कि मेरे पास में पैसे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। जिस पर फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हस्बैंड को अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए और वैसे भी तुम कितने भी पैसे कमाती हो मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। इस कार्ड का पासवर्ड हमारी शादी की तारीख है। ये सब सुन करके यानची उससे पूछती कि आखिर आप किस तरीके की इंसान है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो फैंग उससे कहता है कि ये तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद में फैंग यानची को अपने माता पिता के घर लेकर के जाता है, जहाँ वो लोग यानची से मिल करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो उसे गिफ्ट में बहुत सारे एसेट्स देते हैं। जिसे देख करके यानची कहती कि पर मैं इसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। तो उसके फादर कहते कि बेटा जो भी कुछ हमारा है वो तुम्हारा ही तो है, क्योंकि आगे चल करके तुम हमारे घर को संभालोगी, इसीलिए हमने पहले से तुम्हारे नाम पर सब कुछ कर दिया है। तभी फैंग भी कहता है कि देखो मेरे माता पिता ने तुम्हें ये सब बहुत प्यार से दिया है तो तुम्हें ये सब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। इतना कह करके वो सारा सामान उठा करके यानची के हाथ में दे देता है, जिसके लिए यानची अपने सास ससुर का शुक्रिया करती है। जहाँ उसकी मदर उससे कहती कि अब तो खाना खाने का टाइम हो गया, हम तुम्हारे लिए डिनर लगाते हैं। इतना कह करके वो दोनों लोग वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। फैंग के माता पिता का प्यार देख करके यानची को अपने फादर की याद आने लगती है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तो फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हो। तो यानची कहती है कि हाँ। तो फैंग उससे कहता है कि ठीक है मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिससे कि तुम सैड फील नहीं करोगी। इतना कह करके वो उसे पकड़ करके जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। यानची तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर फैंग किस तरीके का इंसान है। जहाँ फैंग उससे कहता है कि देखा तुमने चुटकियों में मैंने तुम्हारा ध्यान भटका दिया, या फिर मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यानची कहती कि मुझे पता है कि आपकी स्किल्स काफी अच्छी हैं क्योंकि आपने पहले भी ऐसी हरकतें बहुत सारी लड़कियों के साथ में किया होगा। तो फैंग कहता है कि अगर मैं कहूँ कि तुम वो पहली ऐसी लड़की हो जिसके साथ में मैंने ये सब किया है तो क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करोगी। तो यानची कहती कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब डिनर कंप्लीट होने के बाद में फैंग की मदर यानची से कहती कि अगर इस लड़के ने भविष्य में तुम्हें कभी भी परेशान करने की कोशिश की तो बस तुम मुझे एक कॉल कर देना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। जहाँ फैंग अपनी माँ से कहता है कि माँ बहुत देर हो गई है, हमें घर निकलना चाहिए। इतना कह करके वो दोनों जाने लगते हैं। जहाँ फैंग की मदर कहती कि हमारे बिगड़े लड़के को कितनी अच्छी लड़की मिल गई है। इस बात के लिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाहर आने के बाद में यानची फैंग से कहती कि हमने शादी बहुत जल्दीबाजी में की है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे माता पिता के दिए गए उपहारों को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं शादी चल भी पाएगी या नहीं, इसीलिए हमारे रिश्ते के बीच में ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग उसे पकड़ करके जबरदस्ती रास्ते में किस करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुमने हमारे रिश्ते को मजाक समझ करके रखा है क्या, आखिर तुम हमारे रिश्ते को समझती क्या हो। इतना कह करके वो उसे फिर से किस करने लगता है। जिस पर यानची कहती कि जब मैंने आपसे शादी की थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस शादी को पूरी ईमानदारी से
निभाऊंगी। इसके लिए आपको मुझसे ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है और ना ही पूछने की जरूरत है, पर आपको अपनी हरकतों पर काबू रखना होगा, वरना मैं आपकी माँ से कॉल करके शिकायत कर दूंगी। तो फैंग कहता है कि माँ ने तुम्हें परेशान करने के लिए मुझसे मना किया था, ये सब करने के लिए मना नहीं किया था। इतना कहकर के वो फिर से शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ लीचे ने इस बात से बौखलाया हुआ होता है कि यानशी ने उसे रिजेक्ट करके किसी और से शादी कैसे कर ली। उसे तो यही लग रहा होता है कि यानशी उससे प्यार करती है और उसकी सारी हरकतों को बर्दाश्त करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब उसे कंटिन्यू कॉल करने लगता है, पर वो देखता है कि यानशी ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। इस बात से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो बौखला करके अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि मैं यानशी के पास जा रहा हूँ, मेरी बताए गई सारी चीजों की व्यवस्था रखना। इतना कह करके वो वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ पर यानशी डॉक्टर थी। यानशी जब उसे देखती तो शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। इस बात पर लीचे ने उससे कहता है कि लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैं इस हॉस्पिटल का शेयर होल्डर हूँ, मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर आ जा सकता हूँ। जिस पर यानशी उससे पूछती है कि ठीक है ब्रदर, आखिर आप यहाँ पर आए किस लिए हैं। ये सुनकर के लीचिन कहता है क्या कहा तुमने तुमने तो आज से पहले मुझे कभी भी भाई नहीं कहा था, फिर आज क्यों कह रही हो। तो यानशी उससे कहती है कि मेरा समय बर्बाद मत करो, तुम देख नहीं रही हो कि मरीजों की लाइन लगी है और मुझे मरीजों को देखना है, अगर तुम बीमार नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ। जिस पर लीचिन उसका हाथ पकड़ करके अपने दिल पर रख करके कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। तो यानशी कहती है कि मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम्हारे जैसे इंसान का मैं इलाज कर सकूँ, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। जिस पर लीचिन उससे कहता है कि जब पहले मैं बीमार पड़ता था तुम ही मेरा इलाज करती थी, फिर अब क्या हो गया। अभी वो ये सब बात कर ही रहा होता है, तभी वो यानशी के गले पर लव बाइट के निशान देखता है, जिसे देख करके वो भड़क जाता है और वो उससे कहता है कि तुम इतनी सस्ती कब से हो गई, तुमने आज तक तो अपने आप को मुझे कभी भी छूने नहीं दिया, फिर तुम एक रात में उस फैंग के साथ में सो भी गई। दूसरी तरफ इनकी सारी वीडियो कोई बना रहा होता है, वही हम फैंग को देखते हैं जो कि यानशी के फोन का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे मैसेज कर करके थक गया था, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। जहाँ उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस अगर आप इतनी परेशान हो रहे हैं और आप अपनी वाइफ को इतना ही मिस कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप वहाँ पर चले जा रहे हैं। तो फैंग कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कह करके वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर वही वीडियो आ जाता है, जिसे देख करके वो काफी परेशान हो जाता है और फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर लीचिन इस बात से पागल हो जाता है और वो यानशी से कहता है कि हम एक दूसरे के साथ में 8 साल से रिलेशन में थे, मैंने तुम्हें हर एक चीज से प्रोटेक्ट किया और तुम्हारी हर बार मदद की। आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, जल्दी से जल्दी उस फैंग को तलाक दे दो और मेरे पास वापस आ जाओ। जिस पर यानशी कहती कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने आत्मसम्मान को रौंदते हुए तुम्हारे पास वापस आ जाऊं ताकि तुम मुझे खिलौना समझ करके मेरे साथ में खेल सको। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। जिस पर लीचिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम अपने आप फैंग को तलाक दे दोगी, इसीलिए मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत करो। तो यानशी कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो लीचिन कहता है कि मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे पापों की प्रायश्चित करने का तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। ये मत भूलना कि तुम्हारे माता पिता ने मेरे माता पिता को मार डाला और तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गया हूँ। जिस पर यानशी उससे कहती कि तुम इतने नीच कब से हो गए कि जो तुम पिछली बातों को लेकर के मुझे 8 सालों से धोखा देते आ रहे हो और मुझसे दुश्मनी निभाते आ रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ। अब ये बात अच्छी तरीके से जान लो कि मैं सिर्फ फैंग की वाइफ हूँ। ये सुनकर के लीचिन भड़क जाता है और वो उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कह करके वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं, जिसे खुद लीचिन ने बुलाया था और ये बात यानशी भी समझ जाती कि ये सब लीचिन का ही किया धरा है। जहाँ मीडिया वाले यानशी से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं और लीचिन और उसके रिश्ते को गंदे तरीके से प्रेजेंट करके लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। उनके ऐसे गंदे गंदे सवाल को सुन करके यानशी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे चक्कर आने लगता है। इधर ये न्यूज फैंग और फैंग की फैमिली तक पहुंच जाती है, जहाँ फैंग की मदर उसे कॉल करके कहती है क्या तुमने न्यूज देखा है। तो फैंग उनसे बताता है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, यानशी वैसी लड़की नहीं है। तो उसकी मदर कहती है कि मैं जानती हूँ कि यानशी वैसी लड़की नहीं है, पर अब वो हमारे लिन परिवार की सदस्य है, इसीलिए अगर उसकी बदनामी होगी तो हमारे लिन परिवार का नाम भी बदनाम होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी जा करके इस मैटर को सॉल्व करो। इधर लीचिन मीडिया वालों से कहता है कि इसने नादाने में फैंग से शादी कर ली, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, पर ये जल्दी ही फैंग को छोड़ देगी और मुझसे शादी कर लेगी। जिस पर यानशी उसे दूर करते हुए कहती कि ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। ये सुनकर के तो लीचिन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर तब तक वहाँ पर फैंग आ जाता है और वो लीचिन से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर मीडिया वालों को बुला करके ये सब तमाशा खड़ा करने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है। जहाँ मीडिया वाले उससे कहते हैं कि लड़की दो लड़कों को धोखा दे रही है, आपको नहीं लगता है कि आपने कैसी लड़की से शादी कर ली है जो कि बहुत ही ज्यादा धोखेबाज है। जिस पर लीचिन कहता है कि अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत है, तुमने सुना नहीं कि मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, ये अभी अभी मेरे पास आकर के तुम्हें तलाक देने की बात कर रही थी क्योंकि ये तुम मुझसे प्यार करती है और ये मुझसे नाराज होकर के कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास चलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि पूरा जंगजिन सिटी ये जानता है कि सिर्फ मेरी है। जिस पर यानशी फैंग से कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आपको धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। उसकी बात सुनकर के फैंग सबके सामने कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे उसकी बातों पर पूरा यकीन है, यहाँ पर कोई क्या कह रहा है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो लीचिन से कहता है कि यानशी के साथ में तुम्हारा पहले क्या रिश्ता था, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब वो मेरी लीगली वाइफ
वाइफ है और मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि मेरी वाइफ के आसपास दिखना बंद कर दो और उसे परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। ये सुनकर के ली चिन शांत हो जाता है, जहाँ फेंग पत्रकारों से कहता है कि मेरी वाइफ के काम करने का समय है और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को यहाँ पर आकर के ऐसी हरकत करनी चाहिए। इतना कहकर के वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। यानशी अपने लिए इस तरीके से फेंग को स्टैंड लेता हुआ देख कर काफी शौक होती है, पर जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है और वो यानशी पर हाथ उठाते हुए कहती है, कुलक्षणी कहेगी, अभी तक तुम ली चिन का साथ नहीं छोड़ रही हो और उसका पीछा कर रही हो। इस बात पर उसका फेंग हाथ पकड़ करके कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। तो जियाओ कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें बस यूज कर रही है। तो फेंग कहता है कि मैं खुशी खुशी यूज होना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और इससे पहले कि तुम किसी के ऊपर उंगली उठाओ जा करके पहले अपने नीच फियांसे को संभालो। इतना कह करके वो यानशी को अपने साथ लेकर के चला जाता है। तभी वहाँ पर ली चिन आता है तो जियाओ उसका हाथ पकड़ करके कहती है कि सब आपने क्या किया, जिस पर ली चिन उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो कि तुम मुझसे ये सब पूछ सको। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो जियाओ कहती है पर आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तो ली चिन कहता है कि तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यानशी की जगह ले लोगी, तुम बस उसकी चचेरी बहन थी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ ताकि मुझे तुम्हारे साथ में देख करके यानशी को जेलस फील हो सके और उसे दुख पहुंचे, क्योंकि मैं बस उससे बदला लेना चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर फेंग जब घर पहुंचता है तो वो यानशी से कहता है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिस पर यानशी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि जो भी कुछ हुआ वो आपके लिए अच्छा नहीं था, अगर आपको मेरे ऊपर जरा सा भी शक हो तो आप अभी मुझे तलाक दे सकते हैं। तो फेंग कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं किया है, मुझे इस बात के लिए गुस्सा आ रहा है कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया और तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। जिस पर यानशी कहती है कि अब मुझे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। तो फेंग उससे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी। भले ही तुम मुझे एक हाइट ऑफ छिछोरा इंसान समझती हो, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची है और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर के यानशी सोचती है कि मुझे पता है कि आप कितने ईमानदार हैं और आपके लिए प्यार का मतलब क्या होता है, और यही सोच करके वो वहाँ से चली जाती है। फेंग सोचता है कि तुम्हें एक न एक दिन मेरे प्यार का एहसास तो जरूर होगा और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इधर यानशी जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम कैसी फ्रेंड हो, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, अब जल्दी से बताओ कि मिस्टर फेंग कैसे हैं, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। तो यानशी कहती कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ ली चिन के धोखे की वजह से उनसे शादी की है क्योंकि मैं ली चिन से अकेले नहीं लड़ सकती थी और मुझे भी नहीं पता है कि शादी कब तक चलेगी, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ली चिन ने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरे माता पिता की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हुई है, बस मैं इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ और सब कुछ सॉल्व होने के बाद में मैं यहाँ से वापस से विदेश चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है जिसे देख करके वो अपनी फ्रेंड से कहती कि हम कल बात करते हैं। इतना कह करके वो फोन काट देती है, जहाँ फेंग उसके पास आकर के उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में एक वेडिंग रिंग होनी चाहिए, तो कल हम एक नीलामी में चलेंगे जहाँ से मैं तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग लूंगा। जिस पर यानशी कहती है आपको मेरे लिए रिंग खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फेंग कहता है कि तुम तो जानती हो कि लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं और अपने आप को मेरे सामने सर्व करने के लिए तैयार रहती हैं, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे कोई छीन ले। बस यूँ समझ लो कि मेरी एक मांग है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम की वेडिंग रिंग पहनो ताकि सबको पता चल सके कि तुम मेरी वाइफ हो। जिस पर यानशी कहती कि मिस्टर फेंग मैं बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपको बाहर के फ्लावर्स काफी पसंद आते हैं। जिस पर फेंग उसके करीब जाते हुए कहता है कि सबसे खूबसूरत फ्लावर तो मेरे हाथ में है और वो तुम हो। मैं तो तुम्हारी उन लड़कियों के साथ में कंपेयर करने की सोच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, फिर चाहे तुम्हारा किस हो या फिर कुछ और हो, मुझे बहुत ही ज्यादा स्वीट लगता है और मुझे इसकी आदत होती जा रही है। ये सब सुन करके तो यानशी सोचती कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब अगले दिन नीलामी में फेंग यानशी को अपने साथ लेकर के जाता है जहाँ ली चिन और जियाओ भी होते हैं। ली चिन जब उन दोनों के साथ में देखता है तो उसकी जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ जियाओ यानशी से कहती कि बहन तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, फिर तुम यहाँ पर कैसे चली आई। तो यानशी उससे कहती कि मेरे जैसे काम करने वाले लोगों को छुट्टियाँ मिल जाती है, पर तुम तो पूरी तरीके से बेकार हो जो हर वक्त मुझे कहीं न कहीं मिल जाती है। यहाँ पर उन दोनों को क्लोज देख करके ली चिन को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है, इसीलिए वो यानशी को जलाने के लिए जियाओ को अपने क्लोज खींच करके कहता है कि हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ कहीं पर जाकर के काम करे, वो आराम से घर पर रह करके हर चीज एंजॉय कर सकती है। तो फेंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, पर मेरी वाइफ पेशे से एक डॉक्टर है जिसे मरीजों की सेवा करना बहुत पसंद है और मैं अपनी वाइफ की इस प्रोफेशन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यानशी कहती कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं और मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की शादी भी अच्छे से सक्सेसफुल रहे और तुम दोनों हमेशा ही साथ में खुश रहो। ये सुनकर के ली चिन देखता है कि यानशी को तो जरा सा भी जेलस नहीं फील हो रहा है और ना ही उसे दुख पहुंच रहा है और यही सोच कर वो वहाँ से जियाओ
जियाओ को लेकर के चला जाता है, जिसके बाद में अब उस पिंक डायमंड की रिंग की नीलामी शुरू होती है, जहाँ वहाँ पर बैठे लोग एक से बढ़कर के एक बोली लगाना शुरू करते हैं। पर फेंग और लीचेन के बीच में एक अलग तरीके का कंपटीशन चल रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे से हार मारने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। पर लास्ट में फेंग 2 बिलियन की बोली लगा करके उस रिंग को खरीद लेता है, जिसे देख करके तो लीचेन बौखला जाता है और फेंग वहाँ से यांशी को लेकर के अपने साथ चला जाता है। उसी नीलामी में हम बैठे एक इंसान को देखते हैं जो कि यांशी के बारे में किसी को सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है और वो कहता है कि हमने यांशी के साथ में एक लड़के को देखा है पर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आदमी कहता है कि मुझे उस लड़के के बारे में सारी जानकारी चाहिए। तो आदमी कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर लीचेन भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है तो जियाओ भी उसके पीछे जाती है और रास्ते में गिर जाती है, पर लीचेन तो उसे पलट करके भी नहीं देखता है। बाहर आने के बाद में यांशी फेंग को देखते हुए सोचती कि इसने तो पूरे 2 बिलियन एक वेडिंग रिंग के लिए खर्च कर दिए। क्या ये सिर्फ मेरे साथ खेला है या फिर इसकी फीलिंग सच्ची है? उसे ऐसे अपनी तरफ देखता हुआ देख करके फेंग उससे कहता है क्या मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ। इतना कह करके वो उसे किस करने लगता है, तभी उसके पास में कॉल आ जाती है और असिस्टेंट बताता है कि हमें कंपनी में आपकी जरूरत है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो फेंग उससे कहता है कि मैं अभी कंपनी जा रहा हूँ, इसीलिए तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। जिस पर फेंग यांशी से कहता है कि मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ देगा, तुम घर जाकर के आराम करो, मुझे आने में देरी हो जाएगी। इतना कह करके वो उसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उसकी इतनी प्यार और केयर देख करके यांशी सोचती है आखिर मैं इस इंसान को कैसे समझूं कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। जहाँ रास्ते में उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि मैं क्लब में हूँ, प्लीज मुझसे आकर के मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो यांशी कहती कि ठीक है, मैं कुछ देर में वहाँ पर पहुँचती हूँ। कुछ देर के बाद में यांशी अपने फ्रेंड जेनी के पास में पहुँचती है, जहाँ जेनी उससे पूछती कि बताओ कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है। तो यांशी कहती कि जैसा तुम समझ रही हो वैसी मेरी लाइफ नहीं है और ना ही एक नॉर्मल शादी है और ना ही वो एक नॉर्मल इंसान है। तो जेनी कहती कि हाँ मैंने भी सुना है कि मिस्टर फेंग एक अच्छे इंसान नहीं है और मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ साल पहले एक लड़की प्रेग्नेंट थी जो कि उनसे शादी करना चाहती थी, मगर मिस्टर फेंग ने उससे शादी नहीं की और वो लड़की गायब हो गई। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसे इंसान के साथ में ज्यादा दिन तक रहना चाहिए। ये सब सुनकर के तो यांशी शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती कि जैसा मैंने सोचा था मिस्टर फेंग तो वैसे इंसान निकले। तभी जेनी वहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है और वो यांशी से कहती है कि अब जैसा कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो तुम इनमें से किसी को चूज कर लो और अपनी नाइट अच्छे से एंजॉय कर लो। ये देख करके यांशी कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, उन्हें अभी के अभी बाहर भेजो। तो जेनी कहती कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से होंगी। तो यांशी कहती कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, फेंग बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, इसीलिए मुझे इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर उसे इस बात का पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसकी फ्रेंड कहती कि अच्छा चलो ठीक है, हम अच्छे से ड्रिंक करते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। इतना कह करके वो दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देती हैं। इधर फेंग घर पर आकर के यांशी को ना पा करके उसे कंटिन्यू कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है, पर यांशी तो इतनी ज्यादा नशे में हो चुकी थी कि वो उसका फोन रिसीव नहीं कर पाती है। इस बात से फेंग काफी परेशान हो जाता है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुमने पता किया कि आखिर यांशी कहाँ है। तो असिस्टेंट बताता है कि माफ करिएगा बॉस, पर आपकी वाइफ एक क्लब में गई है। ये सुन करके तो फेंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो वहाँ से फौरन से निकल जाता है। पर जैसे ही वो क्लब में पहुंचता है तो उन दोनों को नशे में धुत पाता है, जहाँ यांशी भी उल्टी सीधी बातें कर रही होती है, जिस पर फेंग उसे संभालता है। तो यांशी उसे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे किस करो ना। ये सुनते ही फेंग उसे किस करने लगता है, जिसे देख करके जेनी उनकी वीडियो बनाने लगती है। तो फेंग यांशी को उठा करके उससे कहता है कि टेंशन मत लेना, आज मैं तुम्हारी फ्रेंड की अच्छे से सेवा करूंगा। इतना कह करके उसे उठा करके वहाँ से लेकर के चला जाता है, जहाँ बाहर कार में बैठा लीचेन इन्हें साथ दे करके जलेसी से मरा जा रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने सुना है कि एक लड़की फेंग की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उसने उससे शादी नहीं किया, जिसके बाद में वो अचानक से गायब हो गई। मुझे वो मिस्टीरियस लड़की चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढ करके मेरे सामने लाओ। और वो उन्हें देख करके कहता है कि जब ये बात यांशी को पता चलेगी तो वो पक्का तुम्हें छोड़ देगी। इधर फेंग घर पहुंच करके यांशी एक लोग जाने लगता है, तो यांशी कहती है पर मैं होश में नहीं हूँ। तो फेंग कहता है कि जो तुम वहाँ पर करने के लिए गई थी वो इच्छा मैं तुम्हारी यहीं पर पूरी कर देता हूँ। इतना कह करके वो सिर्फ चला जाता है। अगली सुबह यांशी की जब आँख खुलती तो वो कहती कि इस राक्षस फेंग ने तो कल पूरी रात मुझे बहुत परेशान किया है, अब जितनी जल्दी हो सके मुझे इससे दूर चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर फेंग आता है तो फिर से यांशी अपनी आईज क्लोज कर लेती है। तो फेंग उससे कहता है कि लगता है कि कल की नाइट इतनी भी कठिन नहीं थी, तभी तो तुम्हें याद नहीं कि आखिर बेड पर कल रात हुआ क्या था। ये सुनते ही यांशी उठ जाती है और कहती कि आप एक नंबर 1 की छिछोरी इंसान है। तो फेंग कहता है कि अब जब तुम उठ गई हो तो ये लो पानी पी लो, जिस पर यांशी पानी पीने लगती है। पर फेंग उसे क्लोज जाकर के कहता है कि वैसे कल रात तो मेरे ऊपर टूट पड़ी थी, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं कि मैं अपनी वाइफ को संतुष्ट कर भी पाया या नहीं, अगर याद आ जाए तो मुझे बता देना। दूसरी तरफ लीचेन का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि मिस्टर फेंग के बारे में हमने जितनी भी बातें सुनी थी वो सब बस एक अफवाह है, उनमें से कोई भी बात
सच नहीं है। तो लीचिन कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर फेंग एक साफ चरित्र के व्यक्ति हैं। उन्होंने आज तक किसी भी लड़की को छुआ तक नहीं है। पब्लिक में उनकी भले ही इमेज एक प्ले बॉय की तरह है, पर वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ये सुनकर के लीचिन सोचता है कि इसका मतलब कि वो लड़की प्रेगनेंसी को लेकर के फेंग पर गलत एलिगेशन लगाना चाहती थी। और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जिस लड़की को मैंने ढूंढने के लिए कहा था उसके बारे में कुछ पता चला या नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की तो एक बाजारू किस्म की लड़की है जो कि अमीर आदमी को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो लीचिन कहता है कि ठीक है, फिर उसे यहाँ पर लेकर के आओ। ये सुनकर के तो असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। तो लीचिन कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, जिस पर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और उस लड़की को लीचिन के सामने ले आता है। तो लीचिन उसे एक चेक देते हुए कहता है कि बस तुम्हें फेंग की जिंदगी में तहस नहस मचाना है। तुम जितने अच्छे से ये काम करोगे मैं उतना ही पैसा बढ़ाता जाऊंगा। तो लिली कहती कि हाँ क्यों नहीं। इतना कह करके वो लीचिन के ऊपर ही डोरे डालना शुरू कर देती है। तो लीचिन कहता है कि मेरे ऊपर चाले चलना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगा। बस जितना कहा है उतना ही दिमाग चलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तो लिली कहती है कि ठीक है। अब लिली सीधा यांशी के पास पहुंचती है, जहाँ वो यांशी के सामने अपने और फेंग के रिलेशन के बारे में और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मनगढ़ंत बातें बताने लगती है। ये सुनकर के यांशी को अपने दोस्त की कही बात याद आती है और वो सोचती है कि इसका मतलब कि जेनी की कही बात सच है। जहाँ वो लिली से कहती है कि पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तो लिली कहती है कि देखो, मैं फेंग का पहला प्यार हूँ और उसने सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती देख करके तुमसे शादी की है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, समय आने पर वो तुम्हें छोड़ देगा। वरना वो ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो कि 8 सालों से किसी और आदमी के साथ में रिलेशन में थी। और अब जब मैं वापस आ गई हूँ उसकी लाइफ में, तो बेहतर ये हुआ कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। तो यांशी कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं फेंग को डिवोर्स नहीं दूंगी तो तुम मेरा क्या कर लोगी। तो लिली कहती है क्या बकवास कर रही हो। जिस पर यांशी कहती है कि पहली बात कि मैं उनकी लीगली वाइफ हूँ, तुम तो बस उनकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड की तरह थी या फिर मिस्ट्रेस थी। तो तुम किस अधिकार से यहाँ पर ये सब कहने के लिए आई हो। और फिर मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लूँ कि तुम झूठ बोली या फिर सच कह रही हो। इसीलिए चलो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम फेंग के सामने सारी चीजें क्लियर करते हैं। इतना कह करके वो फेंग को कॉल करके सारी बातें बता देती है और यहाँ पर लिली अपने खुद के ही झूठ में फंस जाती है। तभी वहाँ पर फेंग भागता हुआ आता है और वो यांशी से कहता है कि मेरा इस औरत के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर लिली कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो फेंग कहता है कि जो खुद को सेल करने का काम करती हो वो मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को हाथ लगाऊंगा। ये सुनकर के लिली पीछे हट जाती है और अपनी झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है। तो फेंग कहता है कि अब मेरी नजरों के सामने से यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, दोबारा से मुझे कभी भी मत दिखना। जिस पर लिली वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में फेंग यांशी से कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। जहाँ नर्स उसे देख करके आपस में बातें करने लगती है कि लगता है कि मिस्टर फेंग अपनी वाइफ के प्यार में पागल हो गए हैं, तभी तो वो एकदम से चिपकू टाइप के हस्बैंड बन गए हैं। ये सुनकर के यांशी कहती है कि अब आप यहाँ से चले जाइए। तो फेंग कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा तो है ना, उस लड़की के साथ में मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो यांशी कहती है कि पर आपको इस बात से इतना डर क्यों लग रहा है कि मैं नाराज हो जाऊंगी। तो फेंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे गलत इंसान समझ करके मुझे छोड़ दे। तो यांशी कहती है कि पूरा सिटी जानता है कि आप एक दिलफेक टाइप की आशिक है, फिर मैं इस बात पर इतना रिएक्ट क्यों करूंगी। जिस पर फेंग कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि सारी अफवाहें झूठ है और मैं शुरू से लेकर के आज तक सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी। पर इस बात का यांशी कोई भी जवाब नहीं देती। तभी फेंग के पास में उसकी मदर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि यांशी को साथ में घर लेकर के आओ, हम साथ में डिनर करेंगे। जिस पर फेंग उसे अपने साथ अपनी मदर के घर ले जाता है, जहाँ वो उनके लिए बहुत प्यार से बहुत सारी डिशेस बनाई होती हैं। पर यांशी को चिकन सूप पी करके वोमिटिंग आने लगती है। ये देख करके वो कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सुन करके तो फेंग घबरा जाता है और कहता है कि माँ मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है। इतना कह करके वो यांशी को लेकर के वहाँ से चला जाता है। पर उसके पेरेंट्स को कंफर्म हो जाता है कि यांशी प्रेग्नेंट है। जहाँ घर आने के बाद में फेंग यांशी को उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर यांशी टेस्ट करने के लिए चली जाती है। पर इस बात से फेंग काफी ज्यादा परेशान होता है और टेंशन में होता है। तभी वहाँ पर यांशी टेस्ट करके आती है और उसे अपना टेस्ट दिखाती है जो कि पॉजिटिव होता है, जिसे देख करके फेंग बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत प्यार से बिठा करके उससे कहता है कि मैं एक बच्चा चाहता हूँ, क्या तुम हमारी बेबी को जन्म दोगी। तो यांशी कहती है क्या सच में आप इस बच्चे को चाहते हैं। तो फेंग कहता है कि हाँ मैं फादर बनना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को फील करना चाहता हूँ, पर अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तब भी मैं तुम्हारे फैसले का रिस्पेक्ट करूंगा। यांशी कहती है पर मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूँ। तो फेंग कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, मैं एक अच्छा फादर और पति बन करके दिखाऊंगा और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस पर यांशी कहती है पर क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि एक बार बेबी हो जाने के बाद में मुझे हमेशा के लिए मिसेस फेंग बन करके रहना पड़ेगा, तो क्या आपको परेशानी नहीं होगी मेरे साथ बन करके रहने में। तो फेंग कहता है कि मैं तो यही तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकूं। तो यांशी कहती है कि पर क्यों। तो फेंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें इस शादी को निभाना होगा, डिवोर्स के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे कहीं दूर जाओ, क्योंकि तुम्हें मात्र एक ऐसी लड़की हो जिसे मैं दिल की गहराइयों से पिछले कई सालों से प्यार करता आ रहा हूँ। जिस पर यांशी कहती है कि मिस्टर फेंग आप बहुत ही ज्यादा तेज है बात बनाने में और फ्लर्ट करने में। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। फेंग तो समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर वो उसे यकीन कैसे दिलाए कि वो उसके लिए लॉयल है। वहीं यांशी भी रोती
रोते हुए सोच रही होती कि आखिर अब मैं क्या करूं, मैं कैसे फैंग की बातों पर यकीन कर लूं, क्योंकि पब्लिक में फैंग की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए यानशी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह यानशी बहुत ही ज्यादा सैड होकर के खड़ी होती है तो फैंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि चल करके कुछ खा लो। तो यानशी कहती है कि मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार फील कर रही हूँ। जिस पर फैंग कहता है कि अगर तुम बेबी नहीं चाहती तो मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, पर तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तो यानशी कहती है कि आपने कल मुझसे कहा था कि आप मुझे चाहते हैं। तो फैंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ। जिस पर यानशी कहती है कि सिर्फ सोने के लिए ना। तो फैंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर यानशी कहती है पर अभी हमें मिले हुए सिर्फ 2 महीने हुए, फिर आपको मुझसे इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है। तो फैंग कहता है कि सिर्फ 2 महीने नहीं बल्कि मैं कई सालों से तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो कि बीच पर खो गया था, जिसे तुम पकड़ करके उसके माता पिता तक पहुंचाई थी। ये सुनकर के यानशी को बात याद आ जाती है जहाँ फैंग उसे बताता है कि फिर मैं तुम्हें ढूंढता रह गया लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली, लेकिन 8 साल पहले तुम मुझे अचानक से मिल गई थी। तब से मैं तुम्हें सीक्रेट तरीके से फॉलो करने लगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। तो यानशी कहती है फिर उन अफवाहों के बारे में आपका क्या कहना है। जिस पर फैंग कहता है कि अभी मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। इतना कहकर के वो अपने असिस्टेंट से कहकर के उन सारी लड़कियों को बुलवाता है जो कि यानशी से बताती है कि उनका फैंग के साथ में कोई भी अफेयर नहीं रहा है, यहाँ तक कि फैंग ने उनका हाथ तक नहीं पकड़ा था। जहाँ फैंग उससे कहता है कि मैंने इन लड़कियों से बात तो जरूर की थी पर मैं इनमें हमेशा तुम्हारा अक्स ढूंढता रहता था, लेकिन मेरा दिल किसी के भी साथ नहीं जुड़ पाया, पर वो लड़कियां मेरे पीछे जरूर पड़ गई और इसी चक्कर में मेरा नाम प्ले बॉय की तरह बदनाम हो गया। ये सब सुनकर के यानशी समझ जाती है कि फैंग चरित्र का साफ इंसान है और वो सिर्फ उसे चाहता है। फैंग उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें चाहता तो जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझे चाहो और मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के यानशी उसके चीक पर एक किस कर देती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाकर के यानशी के बारे में पता करती कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो काफी ज्यादा जल जाती है और कहती कि आज तुम्हारी वजह से लीचेन मुझसे दूर हो गया है, देखो मैं तुम्हारी खुशियों को कैसे आग लगाती हूँ। इतना कह करके वो सीधा यानशी के पास पहुँचती है तो यानशी उससे पूछती कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जिस पर जियाओ उसके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती है तो यानशी कहती कि अब अपना नाटक करना बंद कर दो, यहाँ पर और कोई नहीं है, अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो जियाओ उससे कहती कि मेरी शादी लीचेन के साथ में होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आई थी। इतना कह करके उसके फेस पर स्प्रे कर देती है जिसकी वजह से यानशी को चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में जियाओ अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि तुम्हारा काम हो गया है, अब जल्दी से आकर के इसे यहाँ से ले जाओ। कुछ देर के बाद में फैंग यानशी के लिए लंच लेकर के आता है तो वो देखता है कि यानशी तो वहाँ पर थी ही नहीं, इसीलिए वो नर्स से पूछता है कि यानशी कहाँ गई। तो नर्स बताती कि अभी कुछ देर पहले वो बाहर गई थी पर अब तक वो वापस नहीं लौटी है। ये सुनकर के फैंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियाओ यानशी को अपने गुंडों के हवाले कर देती है और कहती कि तुम इसके साथ में जो भी कुछ करना चाहो आराम से कर सकते हो, अगर तुम इसका काम तमाम कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो गुंडे कहते कि पर हम किसी को मार नहीं सकते वरना हमें जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर के जियाओ सोचती कि ये तो सही कह रहा है, अगर यानशी को कुछ हो गया तो फैंग मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उन गुंडों से कहती कि ठीक है इसे मारना मत, लेकिन इसके साथ में जो भी कुछ करना उसकी वीडियो जरूर बना लेना ताकि मैं इसे अच्छे से बदनाम कर सकूं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब गुंडे यानशी को लेकर के जा ही रहे होते तब तक उसे लीचेन देख लेता है और उन गुंडों को किक मार करके यानशी से उन्हें दूर करता है, जिस पर गुंडे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो लीचेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो दोनों गुंडे भागने नहीं चाहिए, उन्हें पकड़ करके पुलिस के हवाले करो वरना अच्छा नहीं होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है पर लीचेन यानशी से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतना कह करके उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। इधर फैंग भी यानशी को ढूंढ रहा होता है पर यानशी उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितने भी कैमराज यहाँ पर लगे हुए सभी को चेक करवाओ। दूसरी तरफ यानशी की जब आंख खुलती है तो अपने सामने लीचेन को पाकर के शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। जिस पर लीचेन उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। इतना कह करके उसे पानी देने लगता है लेकिन यानशी उसका दिया हुआ पानी नहीं पीती है। तो लीचेन कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। जिस पर यानशी कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर लीचेन उससे कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर इन 2 महीनों में तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हो गया जो कि तुम फैंग को चाहने लगी। इधर फैंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बता देता है कि यानशी लीचेन के पास में है। ये सुन करके तो फैंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ यानशी लीचेन के पास से भागने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिसे देख करके लीचेन को पता चल जाता है कि यानशी प्रेग्नेंट थी। इस बात पर वो भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी दूसरे के बच्चे की माँ बनने की। पर तब तक तो वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है और यानशी की ऐसी हालत देख करके उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाता है। पर उनके जाने के बाद में लीचेन पागल हो जाता है और कहता है कि तुम दूसरे के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं यानशी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जिसे लेकर के फैंग काफी ज्यादा परेशान होता है। अब ये सब होने के बाद में यानशी को जब होश आता है तो वो फैंग से पूछती कि मेरा बच्चा
कहाँ है? तो फेंग उसे बताता है कि माफ करना, अब वो नहीं रहा, पर तुम परेशान मत हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम फिर से बच्चे कर लेंगे, लेकिन तुम दुखी मत होना। लेकिन यानशी इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, जहाँ फेंग उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हारे साथ में ये सब हो गया, काश कि मैं सही समय पर पहुंच जाता। तो यानशी कहती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब जियाओ का ही किया धरा है, उसने मुझे बेहोश करके गुंडों के हवाले किया था। ये सब सुन करके तो फेंग के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उससे कहता है कि परेशान मत होना, जियाओ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ जियाओ डरी हुई भागती हुई लीचन के पास जाती है और वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना फेंग मुझे मार डालेगा। जिस पर लीचन उसे अंदर बुलाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना फेंग मुझे मार डालेगा। तो लीचन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि यानशी को चोट मत पहुंचाना वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो जियाओ उससे कहती है कि ये सब तो मैंने आपके लिए किया है। तो लीचन कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरी मदद कर सको। इतना कह करके वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे धक्के मार करके यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। जिस पर जियाओ लीचन के सामने गिड़गिड़ाती रह जाती है, लेकिन लीचन उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे बाहर फेंकवा देता है। दूसरी तरफ ये खबर सुन करके फेंग के माता पिता यानशी से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ यानशी उनसे कहती है कि मुझे माफ करिएगा, मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाई। तो फेंग की मदर कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब हमारे हाथों में नहीं है, पर तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे तो फिर से हो जाएंगे। यहाँ पर वो उसे बहुत ही ज्यादा समझाती है, जिसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में फेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो दोनों गुंडे कहाँ हैं। तो असिस्टेंट बताता है कि उन्हें तो पुलिस पकड़ करके ले गई। जिस पर फेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उन दोनों गुंडों को जेल से छुड़वा दो। ये सुनकर के तो असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो फेंग उसे समझाता है कि ऐसा करने से वो जेल से बाहर आती सबसे पहले जियाओ पर हमला करेंगे, क्योंकि वो उसी की वजह से जेल में, और हमें जियाओ के साथ में कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। तो फेंग कहता है कि एक बात और, कल से लीचन की कंपनी की बर्बादी का काम शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लीचन की कंपनी बर्बाद हो जाए। ये सुनकर के असिस्टेंट कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि नीलामी में मौजूद था, जिसे गार्ड्स अंदर जाने से रोक देते हैं। तभी वहाँ पर फेंग आता है और उससे कहता है कि आप तो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, फिर आप यहाँ पर क्यों आए? तो लुमिंग कहता है कि मैं यानशी से मिलना चाहता हूँ। तो फेंग पूछता है कि आपका यानशी से क्या रिश्ता है? तो लुमिंग बताता है कि मैं उसका कजन ब्रदर हूँ। तो फेंग कहता है कि पर मैंने यानशी के मुंह से कभी भी आपका जिक्र नहीं सुना है, और अगर आप उसके भाई है भी तो तब आप कहाँ थे? जब उसके माता पिता मर गए थे तब तो आप उसके आसपास मुझे कहीं भी नहीं दिखे थे। तो लुमिंग कहता है कि हमारा फैमिली मैटर है, इसमें तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर फेंग कहता है कि जरूरत है, क्योंकि यानशी मेरी वाइफ है, और वैसे भी यानशी को लेकर के अभी मेरा भरोसा सबके ऊपर से उठ चुका है। क्या पता आप उसे चोट पहुंचाने के इरादे से आए हो, इसीलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तो लुमिंग कहता है कि मैं तो अपनी बहन से मिल करके रहूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब फेंग यानशी के पास जाकर के उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार अभी भी है? तो यानशी कहती है कि मेरी फ्रेंड जेनी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं मेरे माता पिता के बारे में आपको कुछ पता तो नहीं चल गया है? तो फेंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जिस पर यानशी कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, लीचन ने खुद अपने हाथों से मेरे माता पिता का फ्यूनरल करवाया था। ये सुनकर के फेंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये काम तो मैंने किया था, लीचन ने कब कर दिया? अब यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाता है कि उस रात लीचन ने नहीं बल्कि फेंग ने यानशी के माता पिता का फ्यूनरल करवाया था और यानशी की देखभाल की थी, ना कि लीचन ने। इधर जाओ अपने माता पिता के पास जाकर ये कहती कि लीचन ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। इस बात पर उसके फादर भड़क जाते हैं और कहती कि उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई, अभी मैं जाकर के उससे बात करता हूँ। तो जियाओ कहती कि ये सब उस यानशी की वजह से हो रहा है, मैं चाहती कि वो जल्दी से मर जाए। जिस पर उसकी मदर कहती कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे भी निपटा दो, आज उसी की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, और अगर उसकी वजह से हमारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो जियाओ कहती कि आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तो उसके फादर कहते कि अपने काम से काम रखो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मेट आकर के जियाओ से कहती कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। जिस पर जियाओ जब बाहर जाती तो वही दोनों गुंडे होते हैं जिन्हें जियाओ ने यानशी के लिए हायर किया था। जिसे देख करके जियाओ कहती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो गुंडे कहते कि आज तुम्हारी वजह से हम जेल में फंस चुके थे। तो जियाओ कहती कि ठीक है, मैं और पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, अब यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो गुंडे कहते कि अब हमें पैसे नहीं चाहिए, जो काम हम यानशी के साथ में नहीं कर पाए अब हम तुम्हारे साथ में करेंगे। इतना कह करके वो दोनों उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। कुछ देर के बाद में जब उसके माता पिता वहाँ पर आते हैं तो जियाओ उन्हें बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जहाँ वो फौरन से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर जब उसका ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं तो वो बताते हैं कि मरीज तो ठीक है, पर अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती है। ये सुनकर के वो दोनों शॉक में चले जाते हैं। जियाओ जब बाहर आती तो उसके फादर उससे पूछते कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो जियाओ कहती कि ये सब यानशी ने किया है, उसी ने गुंडे भेजे थे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, अब आप लोगों को मेरे लिए बदला लेना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ये सब सुनकर के जियाओ के फादर यानशी
से मिलने के लिए जाते हैं और उसे सारी बात बताते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने मेरी बेटी के साथ में ये सब क्यों किया। जहाँ यांशी कहती है कि अंकल आपको अपनी बेटी की तो बहुत चिंता है, पर क्या आप ये बात जानते हैं कि उसने मुझे बेहोश करके अपने गुंडों से किडनैप करवाया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और आज उसी की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया और इसीलिए मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये सुनकर के वो चौंक जाते हैं। जहाँ फैंग उन्हें जियाओ के साथ उन गुंडों की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुना देता है। यहाँ पर उन्हें ये बात कंफर्म हो जाता है कि जियाओ के हायर की गुंडों ने उसके साथ में ये सब किया है। फैंग उनसे कहता है कि आप अपनी बेटी को कंट्रोल में रखिए, वरना अगर उसने दोबारा से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर उसके फादर उन दोनों से माफी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जियाओ को जाकर के जोरदार डांट लगाते हैं और अपनी वाइफ से कहते कि अगर तुमने इसे पहले अच्छी शिक्षा दी होती तो आज ये ऐसी ना होती। तो उसकी मदर कहती कि ज्यादा अच्छे इंसान बनने की जरूरत नहीं है, ये मत भूलना कि तुमने यांशी के माता पिता के साथ में क्या किया था। इस बात पर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और कहते कि अब से मैं जियाओ को विदेश भेज दूंगा, इसे यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर लीचिन का असिस्टेंट आकर के बताता है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है क्योंकि हमारे साथ जुड़ी कंपनी के शेयर होल्डर हमें धीरे धीरे करके छोड़ करके भाग रहे हैं। ये सुनकर के तो लीचिन बौखला जाता है। अभी इस बात को लेकर के उसका मूड खराब ही था। तब तक वहाँ पर जियाओ आ जाती है। तो लीचिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो जियाओ कहती है कि अब मेरी की सजा मुझे मिल चुकी, तो अब तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो लीचिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी औरत से शादी करूंगा। तो जियाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब मैं आपके लायक नहीं रही, पर आप मुझे अपने पास रख लो, भले ही आप दूसरी शादी कर लेना। लेकिन इस बात पर लीचिन उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जियाओ की मदर अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है जहाँ वो सबको बताती है कि यांशी के पेरेंट्स कातिल होने के साथ साथ चोर भी थे। उन्होंने न केवल लीचिन के माँ बाप को मारा, उल्टा उनके बहुत सारे पैसे हड़प कर गए जिनका आज तक पता नहीं चल पाया। वहीं हम लुमिंग को देखते हैं जो कि न्यूज देख करके अपने फादर के पास जाकर के कहता है कि सब क्या न्यूज में दिखाया जा रहा है। तो उसके फादर कहते कि धैर्य रखो। इतना कह करके वो उसे एक डायरी निकाल करके देते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन की डायरी है, यानी कि यांशी की मदर की। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लुमिंग के फादर यांशी की मदर के भाई थे और वो लुमिंग से कहते कि इस डायरी को सीधा यांशी तक पहुँचा दो, शायद उसे इसमें कोई सबूत मिल जाए। तो लुमिंग कहता है कि पर वो तो हमें पहचानती तक नहीं है। जिस पर वो कहते कि मेरा दुर्भाग्य है, अगर मैं कोमा में ना होता और जल्दी ठीक हो जाता तो यांशी को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। वहीं जियाओ के फादर अपनी वाइफ से कहते कि आखिर तुमने कॉन्फ्रेंस क्यों रखा था। तो वो कहती कि ये सब हमने अपने किए गए अपराधों को छुपाने के लिए किया था। आखिर तुम यांशी के लिए इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तो वो कहते कि मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, पर ये सब करके तुम फैंग को भड़का रही हो। अगर इस मामले की जाँच करने पर वो आ गया और हमारे खिलाफ उसे सबूत मिल गए तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। तो वो कहती कि इस बात को बीते पूरे 8 साल हो गए हैं, भला अब कौन सा सबूत मिलने वाला है। और इनकी सारी बातें जियाओ खड़ी होकर के सुन रही होती है। जहाँ उसके फादर कहते कि अगर जियाओ उस वक्त बीमारी से ग्रसित ना होती और तुमने मुझे उकसाया ना होता तो मैं ये सब कभी भी नहीं करता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीचिन के पेरेंट्स को इन लोगों ने मिलकर के ठिकाने पर लगाया था क्योंकि उन्हें जियाओ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और उनका अपराध कहीं सबके सामने ना आ जाए, इसीलिए इन्होंने मिलकर के यांशी के पेरेंट्स का भी एक्सीडेंट करवा दिया था और अपने किए गए सारे घोटालों का इल्जाम उनके सर पर मर करके शांति की जिंदगी जीने लगे थे। क्योंकि यांशी की शादी 8 साल पहले लीचिन के साथ में फिक्स कर दी गई थी। पर जब ये बात लीचिन को पता चली कि यांशी के पेरेंट्स की वजह से उसके माता पिता मर गए, इसीलिए वो यांशी से बेइंतहा नफरत करने लगा था। अब ये सारी बात जियाओ को समझ में आ जाती कि लीचिन का असली दुश्मन जियाओ की फैमिली है, ना कि यांशी की फैमिली है। दूसरी तरफ फैंग का असिस्टेंट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इस मामले की पूरी जांच करके फैंग को बताता है कि जियाओ के फादर तो एक हॉस्पिटल के नॉर्मल से एम्प्लॉई थे और उस वक्त जियाओ बहुत ही ज्यादा बीमार थी। पर यांशी के माता पिता के मरने के बाद में उन्होंने अचानक से जॉब छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी खोल ली। तो फैंग कहता है कि नौकरी करने वाले इंसान के पास में इतने पैसे नहीं हो सकते जो कि वो खुद की कंपनी खोल ले। जहाँ यांशी बताती कि वैसे तो फादर और अंकल के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, पर उनके जाने के बाद से वो मुझे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करने लगे। तो फैंग कहता है कि इस हिसाब से हमें तुम्हारे अंकल के घर में कोई न कोई सबूत मिल सकता है, पर हमें मौका देख करके वहाँ पर जाना होगा। वहीं हम जियाओ की मदर को देखते हैं जो कि लीचिन की डूबती हुई कंपनी देख करके उससे कहती कि अगर तुम जियाओ से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हारी डूबती हुई कंपनी को सपोर्ट करूंगी। अब लीचिन अपनी डूबती हुई कंपनी बचाने के लिए जियाओ के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन जियाओ की मदर की उस कॉन्फ्रेंस की वजह से मीडिया वाले यांशी के हॉस्पिटल में पहुंच करके उससे उसकी मदर और फादर के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। इतने पर उसकी आंटी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि देखो ये बात तो सच है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गंदे लोग थे जो ये सब करके चले गए। जिस पर यांशी कहती है आंटी आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी बेटी की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया और अब आप मेरे मरे हुए पेरेंट्स के ऊपर गलत सलत इल्जाम लगा करके उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रही है। तो वो कहती कि मेरे पास तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ पूरा सबूत है। इतना कह करके उसे कुछ पेपर्स दिखाती हैं जिसे देख करके यांशी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी वहाँ पर लुमिंग आता है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि मेरी बहन को परेशान कर रहा है। लुमिंग को देख करके वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये तो मिस्टर लुमिंग है जो कि अपनी सिटी के सबसे रिच पर्सन है। उसे देख करके तो यांशी भी समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर अब ये कौन है। जहाँ उसकी आंटी कहती कि तुम भले इसके भाई हो, पर ये बात तो सच है कि इसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट थे। उनकी बातें सुन करके लुमिंग उन पेपर्स
को देख करके बताता है कि ये बिल्कुल फेक है, इसे बनवाया गया है। और वो फौरन से यांशी की मदर की डायरी उसे दे देता है, जिसे देख करके यांशी पहचान जाती है कि वो उसकी मदर की ही डायरी है। पर वो डायरी आंटी उसे छीनते हुए कहती है कि ये सब फेक है, तुम यहाँ पर आकर के सबका ध्यान भटका नहीं सकते हो। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और उनके हाथ से वो डायरी लेकर के यांशी को वापस कर देता है और कहता है कि लगता है कि आप लिन परिवार से दुश्मनी मोल लेना चाहती हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ से निकल जाइए। इतना कह करके वो अपने गार्ड से उन्हें बाहर निकलवा देता है। जहाँ लुमिंग यांशी से अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है तो यांशी कहती है पर माँ ने आप लोगों के बारे में कभी जिक्र क्यों नहीं किया। तो वो बताता है कि तुम्हारी माँ की शादी हमारी लू फैमिली एक बड़े खानदान में करना चाहती थी, पर वो तुम्हारे फादर से प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने लू फैमिली को छोड़ दिया और तुम्हारे फादर से शादी कर ली। पर ये वो डायरी है जिससे कि तुम्हें कोई सुराग मिल सकता है, जो कि हमें तुम्हारी मदर के पुराने घर से मिला था जब हम उन्हें ढूंढने गए थे। उस डायरी में कुछ चीजें लिखी तो थी जिससे कि पता चल रहा होता है कि उन्होंने कोई भी घोटाला नहीं किया था, पर बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं होती हैं। जहाँ लुमिंग कहता है कि अब से तुम अनाथ नहीं हो, हमारी फैमिली तुम्हारे साथ में है। तो फैंग लुमिंग को इस बात के लिए धन्यवाद करता है। जहाँ लुमिंग उससे कहता है कि वैसे भी तुम्हारे साथ में 2 महीने तक रह चुकी है, अब मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। तो फैंग कहता है कि ये तो जाती है, अभी तो हमारी शादी हुई और आप हमें अलग करने की बात कर रहे हैं। तो यांशी कहती है कि भाई मैं आपके साथ घर जरूर आऊंगी। तो लुमिंग कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यांशी जियाओ की शादी का कार्ड लेकर के देख रही होती है, तभी वहाँ पर फैंग आता है और कहता है कि ये तो अच्छा मौका है, न केवल हम शादी में जाएंगे बल्कि घर में घुस करके सबूत भी ढूंढ पाएंगे। अब इसी प्लान के मुताबिक जब जियाओ की फैमिली उसकी शादी के लिए चली जाती है तो फैंग और यांशी घर में चोरी छुपके घुस करके उनके सीक्रेट लॉकर तक पहुंच जाते हैं और उसका पासवर्ड सही अंदाजे से डाल करके उसमें से सारे सबूत निकाल लेते हैं और फौरन से उसे लेकर के उन दोनों की शादी पर पहुंचते हैं, जिसे देख करके लीचेन कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये शादी रुकवाने जरूर आओगी क्योंकि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। तो यांशी कहती कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मैं तो यहाँ पर कुछ लोगों को बेनकाब करने आई हूँ जो कि लीचेन के पैसों पर राज कर रहे हैं और मेरे पेरेंट्स को बदनाम कर रहे हैं। इतना कह करके वो लीचेन को सारे सबूत दिखा देती है, जिसे देख करके उसके पाँव तले से जमीन निकल जाते हैं और उसे यांशी के लिए बेहद अफसोस होने लगता है कि उसने एक बेगुनाह के साथ में गुनहगारों जैसा सलूक किया। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें उनके जुर्म के लिए पकड़ करके ले जाती है। पर लीचेन को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है कि उसने यांशी को बिना वजह ही खो दिया। ये सब होने के बाद में यांशी के अंकल जेल जाने से पहले यांशी से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ वो अपने किए गए गुनाह को कबूल करती है, कैसे उन्होंने उसके फादर को मार डाला और लास्ट में वो उससे माफी मांगते हुए वहाँ से जेल चले जाते हैं। ये सब जान करके तो यांशी फूट फूट कर रोने लगती है, जहाँ फैंग उसे गले से लगा करके बहुत समझाता है। अगले दिन लीचेन भी अपने किए की माफी मांगने के लिए यांशी के पास जाता है और उसके सामने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए अपने किए की माफी मांगने लगता है, पर यांशी कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और वो लीचेन से कहता है कि बस बहुत हुआ, अब बेहतर ये होगा कि तुम मेरी वाइफ की जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। ये सुनकर के लीचेन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फैंग और यांशी घर जाने लगते हैं। तो फैंग कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और तुम भी ठीक हो गई हो, तो क्यों ना हम घर चल करके बेबी की तैयारी शुरू कर दें। तो यांशी कहती है कि मुझसे दूर रहिए, अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा, और वैसे भी मैं अपने भाई के घर जाना चाहती हूँ। तो फैंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इतना कह करके वो उसे उठा करके घर ले जाता है। अगली सुबह उसकी मदर जब घर आती है तो उन्हें देख करके यांशी काफी शर्मा जाती है और फैंग से कहती है कि जल्दी से मुझे नीचे उतारिए। तो फैंग कहता है कि अब तो मुझे तुम पति कह सकती हो और जब तक तुम मुझे पति नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। जिस पर यांशी कहती है कि प्लीज हनी मुझे नीचे उतार दीजिए। उनका प्यार देख करके तो फैंग की मदर बहुत खुश हो जाती है और कबाब में हड्डी ना बनते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद में वो फैंग को कॉल करके कहती है कि अब जल्दी से घर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो फैंग यांशी को लेकर के अपने पेरेंट्स के घर जाता है, जहाँ फैंग के फादर कहते हैं कि तुमने शादी की सर्टिफिकेट तो जरूर ले लिए, पर अभी तक तुम्हारी शादी पब्लिकली कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए अब इसमें ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। तो फैंग कहता है कि ठीक है पापा। अब हमें यहाँ से उनकी वेडिंग डे को दिखाया जाता है, जिसमें पूरी फैमिली होती है। जहाँ लुमिंग फैंग से कहता है कि मैं अपनी बहन को तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसे जरा सा भी तकलीफ मत देना, वरना मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो फैंग कहता है कि ठीक है ब्रदर, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं जीवन भर उसे बहुत खुश रखूंगा। अब यहाँ पर वो दोनों एक प्यारी सी किस के साथ में अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ हम लीचेन को देखते हैं, जो कि यांशी के प्यार में अपना दिमागी संतुलन खो देता है और पूरी तरीके से पागल हो जाता है। और अब हमें यहाँ से 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांशी एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म देती है। ये सुन करके तो सभी खुशी से झूम उठते हैं और सभी अपने अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाते हैं। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।